हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो देखिए, हमने पार्ट बी के जो क्वेश्चन नंबर 40 होते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिए थे। उसके डिटेल सोल्यूशन हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में यही खासियत है कि हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि हमने कुछ स्किप कर दिया, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही करा, नहीं। इससे समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, वीडियो हो सकता है लंबा बने, पर बने रहिए। मैं श्योर हूँ कि आपका, अगर आपने पूरे वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखे होंगे तो इसमें काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, जिससे आप आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए अपना बेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट सी के सॉल्यूशंस। अब देखिए, पार्ट सी के टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि पार्ट सी थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ होता है, तो इस पार्ट सी को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि क्या है ना, वीडियो 3-4 घंटे का ना बने, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, इसलिए इसको स्प्लिट किया है 2 पार्ट में। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इसको करेंगे। पार्ट सी के क्वेश्चन को पहले शुरू के 25 क्वेश्चन करेंगे और बाकी 30 क्वेश्चन पहले करेंगे, 30 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट सी के सॉल्यूशंस। चलिए देखिए, पार्ट सी का जो पहला सवाल है वो है कंसिडर द फॉलोइंग गैस फेस रिएक्शन। ये आपके काइनेटिक्स का है बेसिकली सवाल आपका, और ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है जो आपने शायद पढ़ा होगा लिंडमैन यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का। बिल्कुल वैसा ही है। लिंडमैन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ A प्लस बी दिया हुआ है, वहाँ A प्लस ए ही होता है, यूनिमोलिकुलर होते हैं। और वो क्या बनाते हैं, A स्टार प्लस A, और वही A किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। और ये यहाँ पे भी ये जो A स्टार है, सॉरी, किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। सेम मैकेनिज्म लिंडमैन का हमने यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में पढ़ा था, बस इन्होंने अब क्या किया है, एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा उसमें, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो बिल्कुल। चलिए, 2 मिनट लगेगा इसको हमें डिराइव करने में, तो हम बिल्कुल डेरिवेशन से करते हैं। कैसे करोगे, तो देखिए, तो जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, वो कौन सा रेट है, K2। भाई K2 के रेट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और ये क्या है, A स्टार। अब आपको पता है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट का टर्म नहीं आ सकता, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो देखिए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहती है कि जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कहने का, इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन समय के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब इंटरमीडिएट कुछ समय के लिए बनते हैं और तुरंत फिर क्या हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन इज नियरली इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या है, A स्टार। तो A स्टार का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए, A स्टार K1 के रेट से बन रहा है, तो K1 इंटू A इंटू बी, ये A स्टार के बनने का रेट है। और उसी तरीके से रेट ऑफ कंजप्शन, डिक्रीज होने का रेट, कंजप्शन कौन सा रेट है, तो K-1 है ना, A स्टार इंटू बी, ये इसके कंजप्शन का रेट है। और K2 के रेट से भी ये डिक्रीज हो रहा है, A स्टार, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए, बस कुछ नहीं करना, मेरे को उसको उठा के यहाँ लाना है। ठीक है, बराबर का साइन लगाना है। साइन क्या लगाना है, इसको भी उठा के यहाँ ले आता हूँ, बराबर। ये किसके हो जाएगा, इसके, अरे बोलो। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन, दिस इज SSA। और यहाँ से मुझे किसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा, बोलिए, A स्टार का। एक सेकेंड में देख लूँ विजिबल है कि नहीं, हाँ, उसको थोड़ा सा ऊपर और कर सकते। तो क्या आ जाएगा A स्टार, बताइए, K1 इंटू A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन अपॉन K-1 B प्लस K2, ये हो गया A स्टार। और हमारा रेट क्या था, K2 इंटू A स्टार। तो बस यहाँ पर लिख देंगे K2 इंटू इस पूरे को उठा के, किसको,
इस पूरे टर्म को उठा के मैं यहाँ ला सकता हूँ, ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हो, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पी क्या हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, K2, अच्छा K2 इंटू K1। अब इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूँ, K इफेक्टिव, या एक काम करो K इफेक्टिव ही क्यों मान रहे हो, इसको जो है एज इट इज ही रख लो, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा आपका। बोलो ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर व्हेन K-1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। तो देखिए, अगर K-1 का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा K2 से, तो मैं K-1 के सामने K2 को क्या कर सकता हूँ, इग्नोर। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, K1 K2 अपॉन K-1, सिंपली एक रेट कांस्टेंट है, और B का टर्म B से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रेट क्या होगा, इज इक्वल टू K इफेक्टिव, K इफेक्टिव क्या हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K-1 इंटू A का कंसंट्रेशन। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर देखो आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर व्हेन K-1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। और लिंडमैन मैकेनिज्म में भी यही होता है ना। तो अगर K-1 का रेट वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 होता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, और अगर ये कम होता है रेट तो ये सेकेंड ऑर्डर होता है। जीरो ऑर्डर तो आता ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, ये अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इन केस इट विल बी सेकेंड ऑर्डर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़े होंगे, एंजाइम काइनेटिक्स बोल रहा हूँ, अगर आपने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन या काइनेटिक्स पढ़ा होगा, तो ये सवाल बहुत आसान है, इसको आसानी से किया जा सकता है 4 मार्क्स के। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ईजी सवाल ट्रांसमिटेंस का है। ये 0.5 मोलर सोल्यूशन दिया है, ट्रांसमिट करता है 10% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सेम सोल्यूशन बी का सेम कंडीशन में ट्रांसमिट करता है 1% इंसिडेंट लाइट। तो उस सोल्यूशन का, बीच वाले सोल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा, ये पूछा होगा। दो चीज़ों की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। पहला, एब्जॉर्बेंस हम बेसिकली निकालते हैं, तो लैम्बर्ट बियर लॉ कहता है एब्जॉर्बेंस इज E इंटू सी इंटू एल। E इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, है ना, C इज द कंसंट्रेशन, L इज द पाथ लेंथ। ठीक है, और अगर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला है शॉर्टकट का जो हम लगा सकते हैं। अगर परसेंटेज ट्रांसमिशन 10-15% होता है, बहुत कम होता है, तो डेट इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिशन। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, E इंटू सी इंटू एल, ये एब्जॉर्बेंस का लैम्बर्ट बियर लॉ से फॉर्मूला, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के। अब दो अलग अलग कंडीशन पे दिया हुआ है, सेम सब्सटेंस पूछा है, तो इसका मोलार एक्सटेंशन को ई जो है मोलार एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट, ये सेम हो जाएगा। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पूछा है, तो इसका मतलब जो ट्यूब की लेंथ होगी, पाथ लेंथ होगी, वो सारी क्या होगी, सेम। तो अल्टीमेटली एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन के। तो पहले वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया है, दूसरे का पूछा है, पहले वाले का ट्रांसमिटेंस दिया है, दूसरे वाले का ट्रांसमिटेंस दिया है, तो हमको क्या करना है, दोनों का एब्जॉर्बेंस निकाल लेना है। तो पहले A1 के केस में क्या होगा, जब परसेंटेज ट्रांसमिशन कितना था 10%, 2 माइनस लॉग ऑफ 10%, तो 2 माइनस लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1, तो 2 माइनस 1 इज 1। और सेकेंड कंडीशन में अगर ट्रांसमिटेंस 1% है तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लॉग 1। अच्छा, लॉग 1 कितना होता है 0, 2 माइनस 0 इज 2, तो A2 कितना हो गया 2। तो बस अब A1 अपॉन A2, दो के एब्जॉर्बेंस पता चल गए, और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C1 अपॉन C2 हो गया। फर्स्ट वाले का एब्जॉर्बेंस है 1, सेकेंड वाले का है 2। फर्स्ट वाले का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.5, सेकेंड वाले का नहीं पता x, तो यहाँ से क्लियरली x निकल आएगा आपको, तो कितना आएगा इसका आपका 1। तो क्या हो गया आपका, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका 1 मोलर। क्लियर, चलिए, तो ईजी था ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 63, यस, that is a tough question, not exactly tough but हाँ it's a good question, मतलब अच्छा सवाल था कह सकते हैं सर। देखिए कैसे, अ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू D पॉइंट ग्रुप, और उसकी कैरेक्टर टेबल दी गई है, और बोला है कि इनमें से एक नॉर्मल मोड की जो सिमेट्री है उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है E,
और पूछा है इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की सिमेट्री क्या होगी इन टर्म्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए जब भी आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालिसिस करते हो तो इन जनरल देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया है ई, ये किसका है, ये इसने बोला नहीं है बट ये किसका है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ही है। क्यों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ही क्यों है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राउंड स्टेट का जो सिमेट्री होती है हमेशा A1 होती है। A1 क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें कोई नोड नहीं होता, ये आपको पता होगा। तो ग्राउंड नोड टोटली क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, कहीं भी उसमें नोड नहीं होना चाहिए। और ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कैरेक्टर टेबल में जो टोटली सिमेट्रिक होता है, वो जनरली A1 होता है। A1 या A1G या AG है ना, मतलब जो एक जिसमें सारे कैरेक्टर्स क्या हों +1 हो। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें सारे कैरेक्टर +1 होंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, दैट विल बी ऑलवेज बी द वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट। तो वो हमेशा A1 ही रहेगा इस केस में भी। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे निकालेंगे, वो वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हम नॉर्मल मोड ऑफ एनालिसिस करके निकालते थे। कैसे, आपको कैरेक्टर टेबल दी गई है, आपको एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम ऐसा हम कर चुके हैं पहले। फिर आपको ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम यूज करके, रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके उसका करस्पॉन्डिंग इरेड्यूसिबल निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें से ट्रांसलेशन मोड माइनस करने पड़ेंगे, रोटेशनल मोड माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्या मिलता है, वाइब्रेशन मोड। और वही हमारा कहता है नॉर्मल मोड, और वही नॉर्मल मोड होंगे वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को। और जो जनरली यहाँ पर क्या है, ई के बराबर है, मतलब जिसका कैरेक्टर कितना है 2 0 -2 0 0। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, सिमेट्री ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की सिमेट्री निकालनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल मोड का जिसकी सिमेट्री दी है इसका क्या लेना पड़ेगा, SDP, सिमेट्रिक डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है E² होता है। अब देखिए बहुत से एडुकेटर्स और बहुत से यूट्यूबर्स खासकर, देखिए ना दोनों में फ़र्क होता है। मैं आप बोलोगे सर आपने यूट्यूबर वर्ड क्यों यूज़ किया, है ना, इसमें भी कभी कभी कंट्रोवर्सी हो सकती है। देखिए यूट्यूबर अलग होते हैं और टीचर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल ज़रूर रहा हूँ पर मेरा काम प्रोफेशन यूट्यूब पे वीडियो बनाना नहीं है। ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ जो 15 साल से सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्या है, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है या थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब कोई एक यूट्यूबर टीचर बनने की कोशिश करता है। होता क्या है कि सही चीज़ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया जाता है और इसको एक नाम दे दिया जाता है आजकल, शॉर्टकट। अरे बेटा शॉर्टकट तो तब होगा ना जब उसका अंडरलाइंग कंसेप्ट सेम हो, है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मैंने देखा है कि इसका जो आंसर है उन्होंने क्या करा, उन्होंने नॉर्मल प्रोडक्ट ले लिया E/E। ये जो होता है E/E, ये सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये यहाँ नहीं निकलेगा। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, और ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब सिंपल E/E नहीं कर सकते यहाँ पर, ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों वेव फंक्शंस डिफरेंट वेव फंक्शन हो, तब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन जब हमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पूछी है तो जो नॉर्मल मोड दिया है इसका हमें सिमेट्रिक डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, डेट इज E² लेना पड़ेगा, और डेट इज डिफरेंट फ्रॉम E/E। ये थोड़ा अलग होता है। क्या फॉर्मूला होता है E² का, ये होता है 1/2 कैरेक्टर ऑफ द ये प्लस कैरेक्टर ऑफ द R²। ये एक फॉर्मूला होता है। क्या है इन दोनों में अंतर, देखिए हाफ इंटू पहला टर्म जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर ऑफ द कैरेक्टर, और दूसरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर ऑफ द स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वो कैरेक्टर लेना पड़ेगा जिसका, मतलब पहले हमें कैरेक्टर के क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दूसरे वाले में हमें जो जो हमारा अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना बोल रही, ये R क्या है, ये R जो है वो सिमेट्री ऑपरेशन है। ठीक है, ये सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। तो सिमेट्री ऑपरेशन का जो कैरेक्टर होगा, पहले टर्म में उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, दूसरे टर्म में उसके स्क्वायर का कैरेक्टर लेना पड़ेगा। तो जो कि ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर का कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर का स्क्वायर है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारा जो नॉर्मल मोड है वो E है। ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ E जब है तो इसका जब हम निकालेंगे 1/2 करके, तो कैसे निकलेगा 1/2 करके, तो बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले E का कैरेक्टर कितना है, देखिए E जो ये हमारा सिमेट्री ऑपरेशन है E, इसका कैरेक्टर कितना है 2, तो पहले इसका स्क्वायर कर दो 4 होगा। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, इसके स्क्वायर का कैरेक्टर लेना है,
देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहले आप इसका स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, आपको इसके स्क्वायर का कैरेक्टर लेना है। तो भाई ई स्क्वायर क्या होगा, ई इंटू ई, और जो कि ई इंटू ई भी क्या होता है, ई ही होता है। तो ई का कैरेक्टर कितना है 2, सॉरी ई इंटू ई लेना है ना, तो ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई ही होगा। ई का कैरेक्टर कितना होता है 2, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 3। समझ में आया क्या अंतर है। पहले हमने ये इस सिमिट्री ऑपरेशन का कैरेक्टर का स्क्वायर किया 4 आया, फिर हमने इसके स्क्वायर का कैरेक्टर लिया, तो ई स्क्वायर का कैरेक्टर कितना हो जाएगा ई इंटू ई, दैट इज ई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड ऑपरेशन क्या है आपका S4, सेम चीज अब करना है। तो बेटा इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 0, ठीक है। अब इसका क्या करना है, S4 के स्क्वायर का कैरेक्टर चाहिए, तो S4 का स्क्वायर क्या होगा, S4 इंटू S4 का स्क्वायर, और डेट इज इक्वल टू C4 का स्क्वायर इंटू सिग्मा का स्क्वायर। तो C4 का स्क्वायर क्या होता है C2, और सिग्मा का स्क्वायर कितना होता है E, तो C2 इंटू ई कितना होता है C2। तो मुझे किसका कैरेक्टर चाहिए, C2 का कैरेक्टर चाहिए। तो C2 का कैरेक्टर कितना है -2, तो यहाँ पे यूज होगा -2। तो कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, ठीक है। ऐसे ही मेरे लिए मैं सबका करूंगा। तो 1/2 अब थोड़ा सा जल्दी करूंगा, 1/2, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और C2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा E, और E का कैरेक्टर कितना है 2, तो ये 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है C2 डैश, तो C2 डैश कितना हो जाएगा हाफ, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और C2 का स्क्वायर कितना होता है E, और E का कैरेक्टर कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 1। और फिर क्या करना है सिग्मा D का करना है, तो सिग्मा D का कैरेक्टर कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, और सिग्मा का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा कितना होता है E, और E का कैरेक्टर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा। तो हमारे पास जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आया उसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना आया 3, -1, 3, 1, 1, ठीक है। ये क्या है हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय कैलकुलेटिंग द SDP, सिमेट्रिक डायरेक्ट प्रोडक्ट। हमको सीधे E इंटू ई नहीं करना है, वो नहीं होगा, वो गलत तरीका है। बहुत से लोग ये तरीके से बताते हैं पर ये तरीका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको इसके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, तो रिडक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पे। तो 1 E 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना हो गया 8 हो गया, तो 1/8। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स द ऑपरेशन इज कैरिड आउट। देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ इसको आपको, ठीक है। अब मुझे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि A1 कितने आएंगे, मतलब इसको जब मैं रिड्यूस करूंगा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, तो हाउ मेनी टाइम्स द A1 इज कैरिड आउट। तो A1 के लिए क्या करना पड़ेगा 1/8, दैट इज 1 अपॉन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इनटू पहला। सबसे पहले ये देखो E जो ऑपरेशन ये कितने बार कराया गया है, ये एक बार कराया गया है। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ A1 1, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3, ठीक है। ये करना पड़ेगा, प्लस ऐसे सबके लिए करो 2 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ गया, तो 1/8 3 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 प्लस 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, कितना आया 8, और 8/8 कितना आया 1। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ A1 कितने हो गए 1। इसको जब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करेंगे ई स्क्वायर करेंगे, तो इसका जो इसने पूछा भी यही है ना, द कैरेक्टर टेबल है ना, द सिमेट्री ऑफ द सेकंड एक्साइटेड सेट ऑफ दिस मोड इन टर्म्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये पूछा है इसने हमसे। तो कैसे निकालेंगे एक A1। तो अब देखो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है, एक ही A1 है। तो पहले ऑप्शन में 2A1 है, तो ये हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन भी हो नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन में A1 है ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल है।
एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। आप चाहो तो ऐसे करके देखो, तो इसका आंसर A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 ही आएगा। तरीका ये है। क्लियर? चलिए तो देखिए, तो लग रहा था थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हाँ लॉजिकल है, थोड़ा सा अप्रोच इसका ऐसा है। ठीक है, 10 स्ट्रक्चर। अब बताइए इससे आसान सवाल क्या मिलेगा? 4 मार्क्स का लड्डू क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ B5 का पूछा है, कौन से टाइप का बोरेन है, तो आपको पता होगा, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए BnHn2-, ये क्या होता है? क्लोजोबोरेन। BnHn+4, ये क्या होता है? निडोबोरेन। ये पता होगा आपको। BnHn+6, ये क्या होता है? एरेक्नोबोरेन, है ना। फिर भी और भी होता है, हाइपोबोरेन, क्लेडोबोरेन, है ना, उसके लिए अब हम नहीं जा रहे। तो आप देख सकते हो B5H11, तो ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है? BnHn+6 रूल को, क्योंकि यहाँ पर अगर n की वैल्यू में 5 रखूँ, n की वैल्यू 5 रखूँ, तो 5 में से 6 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 11। तो ये मेरा किस कैटेगरी का हो गया? B5H11 कौन सी कैटेगरी का हो गया? एरेक्नो। और जब B5H11 एरेक्नो हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, अब या तो तीसरा या चौथा। तो क्या देखना है आपको? C2B10H12। लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने हेरा फेरी मूवी देखी होगी ना, ये बाबूराव को स्टाइल है, तो ये मेरा स्टाइल है। मैं सेकंड वाले को नहीं देखूंगा, क्योंकि सेकंड वाले में कार्बोरेंस है। देखो अब मेरे को ये पता है ना, 1 और 2 तो हो नहीं सकता, तो आखिरी वाला या तो नीडो या क्लोज होगा, तो इसको देख लूँ। B11H14 माइनस, तो B11H14 को पहले मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूँ। B11H15, बात एक ही है, एक नेगेटिव चार्ज के बदले एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो B11H15 ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? BnHn+4 हो गया मेरा निडो। यही मेरा क्या ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन। बीच वाले में क्या करना पड़ेगा आपको? कार्बन को आइसोलोबल फ्रेगमेंट बोरेन से रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा लगाएंगे, पर हम वो क्यों लगाए? हमको तो यहाँ से आंसर डायरेक्टली मिल सकता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सरफेक्टेंट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, उसका स्लोप दिया है, एरिया ऑक्यूपाइड बाई, तो सिंपल सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज गिवन बाई गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ना। उससे हम क्या निकालते हैं? एक्सेस कंसंट्रेशन निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है -1/RT इंटू डी गामा अपॉन, गामा इज अ सरफेस टेंशन, अपॉन D ln C। ये होता है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? कितने मॉलिक्यूल्स एक्सेस में है, और यूनिट क्या होगी? मोल्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, -1/RT। आर कितना ले लें? 8.314। टेम्परेचर कितना ले लें? 289 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, इंटू इसकी वैल्यू भी दी गई है कितनी? -4.8 इंटू 10⁻³ देख बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है? 4.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.314 इंटू 289। पहले ये सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं बिल्कुल रियल टाइम कैलकुलेटर जो हम अभी तक यूज़ करते हैं, मैं उसी में सॉल्व करके आपको बताता हूँ। वैल्यूज याद रखना बेटा, 4.8 को डिवाइड करना है किससे? RT से, ठीक है। 4.8 को डिवाइड करना है किससे? RT से। RT कितना है? 8.314 इंटू 289। ये है, कितना आ रहा है आंसर हमारा? 0.00199। 0.00199। तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्सेस में है, 0.00199। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर में 0.00199 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेस में है, यही मतलब होता है इसका। तो अगर इतने मोल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 1 मीटर स्क्वायर में 0.00199 इंटू Na से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। भाई 1 मोल है ना,
मोल्स पर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतने मोल्स हैं, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स। अगर इतने मॉलिक्यूल्स का टोटल सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 1 से। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। चलिए, तो ये आंसर आया हमारा। हम्म हम्म ये आंसर आया हमारा, अरे यार 0.00199 आया था शायद हमारा, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करना है, ठीक है, इंटू 10⁻23 करना है, कितना आ रहा है, 1.198 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, तो इसका इन्वर्स ले लेना है। तो इसका इन्वर्स कैसे लेंगे, 1/x, कितना आ रहा है, 8.34 इंटू 10⁻22 है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है पर मैं देखता हूँ, 8.34 इंटू 10⁻22 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8.34 इंटू 10⁻22। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, यूनिट इंपॉर्टेंट है। आपने जो कैलकुलेट किया है वो किस में किया है, अच्छा यहाँ पर हमने दो चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, एक इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं किया, 10⁻³ से, एक गलती हमने यहाँ पर ये करी है। और दूसरा हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया है, ये जो आंसर आया है ये आपने कैलकुलेट किया है वो एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में है, ठीक है। और पूछा किस में है, अच्छा पूछा है एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में, और आपने जो लिया है वो किस में लिया है, मीटर स्क्वायर में लिया है, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन है न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो अब आपको दो चीज़ें करनी है, पहले तो इसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं 10⁻³ से नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, 10⁻+3 से, क्योंकि इन्वर्स करोगे ना, तो ये हो जाएगा 8.34 इंटू 10⁻19, क्या आ जाएगा ये, मीटर स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10⁻20 एंगस्ट्रॉम। तो बस 8.34 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻20, ये आंसर किस में आ जाएगा आपका, एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में। तो एक बिंदी और आगे बढ़ा देना, तो 83.4 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, ये आगे एरिया ऑफ द वन मॉलिक्यूल जो सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, क्या आंसर आ रहा है हमारा 83.4। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। दिल का निशान अपने आप बन गया, ठीक है, वो भी मतलब स्माइली भेज रहा है, ठीक है। चलिए, मुझे नहीं पता है कैसे आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ द बेंजल्डिहाइड विद NaOH। क्वेश्चन नंबर 66, द कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ द बेंजल्डिहाइड विद NaOH वाज कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली। एक अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, आप बिलीव नहीं करोगे, सेम डिक्टो क्वेश्चंस मैंने कराया था किसमें, अपने ऑफलाइन बैचेस में, जिसमें मैंने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का बताया था। एक स्टेप इन्होंने और आगे कर दिया है, अब इतना तो दिमाग हमको लगाना आना चाहिए। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन में जो आपका एल्डिहाइड है, जैसे बेंजल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है, इस पर अटैक करता है OH-, ठीक है, जो आपने बेस लिया है OH-, ये OH- जिस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा O-, ये H और इसके साथ क्या लगा, OH। अब ये जो बना इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कैनिज़ारो की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये O- इंटरनल अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा H-, और ये H- किस पर अटैक करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड पे, ठीक है। तो ये H- इस पे जाके अटैक करेगा, और जिस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये वाला जो अभी मैंने मैरून कलर से बना रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, CH ऑलरेडी है, एक H ऑलरेडी आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, O-, और ये O- जो है सॉल्वेंट से क्या ले लेगा, H, तो एक एल्कोहल बन जाएगा। और इसका क्या बन जाएगा, जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH, और ये O- इसी का एक H ले लेगा, ठीक है। अब ये H क्यों ले लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं, ये रैपिडली इंटरचेंज करते हैं।
अब इन्होंने बोला है कि मेजर आइसोटोपिकली लेबल्ड प्रोडक्ट कौन सा होगा जब एक बार हम उसकी रिएक्शन D2O के साथ करा रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन को डिटोरेट किया गया है और दूसरा ऑक्सीजन को लेबल किया गया है। तो केस वन जब हम क्या ले रहे हैं D2, तो जब आप D2O लोगे तो क्या होगा, तो D2O सॉल्वेंट में देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो OH माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और D2O का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, तो ये OH माइनस किसका लेगा, एक D निकाल लेगा यहाँ से और क्या बन के निकल जाएगा, HOD बन जाएगा। ठीक है, HOD बन गया और यहाँ से क्या निकल गया, OD माइनस। अब आप देखो ओरिजिनल मैकेनिज्म में किसने अटैक किया था, OH माइनस ने। अब यहाँ कौन अटैक करेगा, OD माइनस। तो आप देखो जरा मैकेनिज्म में जहाँ OD माइनस का अटैक हुआ था उसका क्या बना था, एसिड। अरे ये OH यहीं तो जुड़ा था। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, COO, OH की जगह OD बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा था, ये बेंजल्डिहाइड से निकल रहा था, ये ना तो ये सॉल्वेंट से नहीं निकल रहा था, मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन ड्यूटेरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, बेंजल्डिहाइड के कार्बन का H निकाल के क्या कर दिया है, ड्यूटेरियम लगा दिया, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए तो कदापि नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर 3 गया। अब या तो BCD होगा या तो केवल BC ही होगा। अब देखते हैं, CH2OD हो सकता है क्या, हाँ CH2OD हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ था, जब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था तो ये O माइनस बना था, यही O माइनस सॉल्वेंट से क्या ले लेता है, H। अब क्योंकि आप D2O में करा रहे हो तो सॉल्वेंट H नहीं है, सॉल्वेंट क्या है, D2O, तो H की जगह वो क्या ले लेगा, OD। तो ये बन सकता है, B तो बनेगा बनेगा। C बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक कर लेते हैं। तो C वाले में देखिए क्या हुआ है, C वाले में ध्यान से अगर आप देखोगे तो COO18 Na है, मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो ड्यूटेरेटेड है। अब ये कैसे होगा, ये हो सकता है क्या, जरा सोच के बताइए, क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अब जब आप H2O18 लोगे तो देखिए H2O18 में क्या है, H2O, यहाँ पे ये O18 है। ठीक है, तो आप देखिए जहां पर OH माइनस ने अटैक किया था तो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। अब एसिडिक का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, आपको पता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये OH माइनस। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे केस 2 बोलता हूँ, केस 2 में जब आपने H2O में O18 लिया हुआ है, तो अब जब OH माइनस इसका H निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पर बनेगा, O18 पर। और ये O18 माइनस जब अटैक करेगा तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा था एसिड COO माइनस, तो वो अब क्या लगा हुआ मिलेगा, COO18 माइनस, और ये H निकल जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का H एसिडिक होता है, और इसकी जगह आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। तो ये भी मिल सकता है, तो बी भी मिल सकता है और सी भी मिल सकता है। डी वाला इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्या डी वाला मिलेगा, CH2OH जिसमें OH18 हो, हाँ ये मिल सकता है। ये इसलिए मिल सकता है, कारण इसका ये है, कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और जब आप इसको वाटर सॉल्वेंट में लेते हो, जैसे O18 में लिया आपने, तो ये क्या करता है, ये अपने हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्डिहाइड कभी भी एल्डिहाइड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर आपने उसको वाटर में लिया है। तो ये क्या बना लेगा, अपना हाइड्रेट बना लेगा, कुछ ऐसे। OH मतलब वाटर ने अटैक किया तो इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, O माइनस, ये H बना, और ये O18 बना, H बना। ये कहलाता है इसका हाइड्रेट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और ये रैपिडली इक्विलिब्रियम में रहता है किसमें, अपने एल्डिहाइड फॉर्म में। कैसे, तो जैसे इसने जैसे हाइड्रेट बना था तो वैसे अगर ऑक्सीजन के लोन पे ने अटैक किया वैसे इसको निकाल लेगा तो ये बन जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि ये OH माइनस अटैक ना करके ये इंटरनल अटैक करके इस OH को निकाल दे, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, O18 मिलेगा। और इस पर अगर कैनिजारो हो गई तो जब हाइड्राइड शिफ्ट इस पर होगा तो हमें क्या मिलेगा उस केस में, CH2OH जिसमें ऑक्सीजन O18 हो।
तो डी वाला भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड डी। क्लियर हो गया, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। देखिए ये इजी सवाल है, ये सिंपल आपका जो है वो किसका एग्जांपल है, आपका स्टील कपलिंग का। ठीक है, आप इसमें बस आपको ये देखना है रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी कैसे, ये फ्यूरन डेरिवेटिव है। अब फ्यूरन में क्या होता है जनरली, देखिए होता क्या है कि जब भी आप कपलिंग रिएक्शन देखते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले मान लीजिए PdL2 कोई एक लिगैंड है। इसमें जो पहला स्टेप होता है ना, ये होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिसमें अल्काइल हैलाइड ऐड होता है। और ध्यान रखिएगा अल्काइल हैलाइड कैसे ऐड होता है, R माइनस और X माइनस के फॉर्म में। और ये कुछ इस तरीके से बनता है PdR और X। तो ये लिगैंड है, और क्योंकि लिगैंड एनायनिक होते हैं तो ये जनरली RX किसके फॉर्म में जाता है, R माइनस और X माइनस के फॉर्म में। तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आप देखोगे ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो पायरोल हो गया, फ्यूरन हो गया, थायोफिन हो गया, इस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होती है, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 5 पे। तो जो RX में R माइनस है, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पर होगी, कार्बन नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 5 पे। अब कार्बन नंबर 5 में तो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ तो सब्सटीट्यूशन हो नहीं सकता, केवल सब्सटीट्यूशन किसका होगा, Br का। तो बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये Br को, इस Br को हटा के और इस SnBO3 को हटा के जो ग्रुप बच गया उसको चुपचाप एज इट इज जोड़ देना है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कार्बन नंबर 3 पे जोड़ा है, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे जोड़ा। तो अभी आपको बताया रिजियो सेलेक्टिविटी कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो R माइनस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मेटल पे अटैक करेगा वो कौन सा कार्बन करेगा, कार्बन नंबर 2। तो बस यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, और जो बच गया उसको एज इट इज जोड़ो। कपलिंग रिएक्शन हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज उसमें नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब RX में यहाँ X निकल गया, यहाँ पे टिन निकल गया, और बाकी जो ग्रुप है वो आपस में क्या हो गए, कपल हो गए वाया रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपका ये है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ओजोन मॉलिक्यूल। अब देखिए मेरा इसमें क्या है कि ओजोन मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप इन्होंने क्या बोला है, C2H। मैंने कहा ना अपना स्टाइल थोड़ा अलग है ना, अलग स्टाइल से पढ़ाते हैं। पर इसमें क्या है, देखिए मैं एक एक करके बिल्कुल ऐसे नहीं जाता, जैसा दिया मैं उसको वैसे नहीं पढ़ता। मैं इसमें देखूंगा कि आसानी से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो आप देख सकते हो ABC, ABD, ACD एंड BCD, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें C आ रहा है। तो अगर कहीं C ऑप्शन ही गलत निकल गया तो मेरा आंसर यूं आ जाएगा। तो C ऑप्शन क्या है, इट्स बिलोंग टू द C2H पॉइंट ग्रुप। तो देखते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये होता है ओजोन का। और ओजोन का पॉइंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ये C2V होता है। क्यों, आप देख सकते हो क्या मॉलिक्यूल आपको प्लेनर दिख रहा है, नहीं, ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हो नहीं सकता, तो पॉइंट ग्रुप C2H होगा नहीं, पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V। इसका मतलब सारे ऑप्शन जिसमें C है वो गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है भाई, जो कि क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 2, 4 मार्क्स, लड्डू सवाल। ठीक है, इससे इजी और क्या आएगा। अब क्या होगा ना, आप लोग क्या होगा, रमन एक्टिव पहले पढ़ोगे, ऑप्शन ए, इज इट रमन एक्टिव, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैसे पता चलेगा रमन एक्टिव है। इट इज़ IR एक्टिव है, तो वैसे भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वैसे भी ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स तो भाई आप ये चेक करो IR एक्टिव होता है कि होगा कि नहीं होगा। तो IR सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। तो ओजोन तो वैसे ही पोलर है ना, पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में तो चेंज आएगा ही आएगा, तो IR एक्टिव होगा ही होगा। और क्योंकि एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल लगेगा नहीं, तो IR एक्टिव भी होगा। लेकिन आप क्या करोगे, ऐसे एनालिसिस नहीं करते बेटा, ये करते ना, आपको एग्जाम में क्या चाहिए, आप वहाँ PhD करने थोड़ी ना जा रहे हो, आपको तो क्या चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए। तो मैं इस तरीके से देता हूँ, ये हमारा स्टाइल है। ठीक है, हम इस तरीके से करा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 नेक्स्ट। इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका डी-सॉल्डर रिएक्शन का है, पर हीटिंग कंडीशन में दी है। तो अब आप फाइनल प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए डी-सॉल्डर रिएक्शन जब होती है तो आपको कैसे पता डी-सॉल्डर होगी। देखिए ये सिस्टम आपको दिख रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, और यहाँ एक एल्काइंस है एल्किन्स की जगह, तो 4+2 साइक्लो एडिशन है।
तो डिसऑर्डर। अच्छा 4+2 साइक्लो एडिशन है तो फिर उसके इसमें साइक्लोहेक्सीन मिलता है हमको, पर यहाँ पे कहीं भी हमको साइक्लोहेक्सीन जैसा सिस्टम नहीं दिख रहा। तो इसमें हुआ क्या है, देखिए 5 मेंबर की रिंग जो फ्यूरन रिंग है, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने का तरीका है, सबसे पहले क्या कीजिए आप ऐसे कर लीजिए, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, टोटल 5 है। 5वां ऑक्सीजन है, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो उसको मैं क्या करता हूँ ब्रिज हेड पे ले लेता हूँ। यार प्रोडक्ट बनाने से मतलब है ना, उसके डिज़ाइन से मतलब थोड़ी ना है। 4, अब बचा कौन सा, ये डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ जुड़ जाएगा आसानी से डबल बॉन्ड के साथ, तो क्या हो जाएगा COO COO और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है। अब क्या होगा, अब देखो बेटा हीटिंग चली रही है, और आपको ये पता है जो डिसऑर्डर रिएक्शन होती है 4+2 है ना, ये हाईली रिवर्सिबल भी होती है। अब इस तरीके का 6 मेंबर की रिंग ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन के अलग हो गया। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे। ठीक है, रिवर्स घुमा दी हमने। अब प्रोडक्ट क्या बना, तो आइए इसको उठा के पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें। अब एक एक बॉन्ड हटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे धीरे बॉन्ड हटाने जा रहा हूँ। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड, हाँ पूरा बॉन्ड ब्रेक हो गया। मैं इसका साइज छोटा करता हूँ थोड़ा इरेजर का, ये छोटा कैसे होगा, हाँ ये ठीक है ना। क्या है ना, बहुत सारे फीचर्स मुझे भी इसके नहीं पता, पर ठीक है। ये वाला बॉन्ड हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, ये वाला बॉन्ड हट गया, इन दोनों के बीच में क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना पहले है ना, मैं जो चीज़ बची है उसको तो मैं कर लूँ। ये वाला बॉन्ड तो बना है ना, ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड तो है ना, ये वाला कार्बन भी है, ये वाला कार्बन, ये बॉन्ड हट गया। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखिए ये वाला। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या हट गया, C ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N हट गया, हटा दूँ, हटाते जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी ये बॉन्ड हट गया, और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहाँ पर, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो देखिए कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 मेंबर की रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड विद डबल बॉन्ड। तो 5 मेंबर की रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड COMe ग्रुप, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मिथाइल तो रहेगा नहीं। तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन प्लस 4+2 साइक्लो रिवर्शन का केस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें करेक्ट रीजेंट पूछा है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन का केस है। तो इसमें पूछा है बस आपको क्या करना है, इस ग्रुप को हटाना है, इस ग्रुप को हटाना है, ये वाले ग्रुप को हटाना है। ठीक है, कैसे हटाएंगे, तो देखिए कौन कौन से रीजेंट है, TBAF टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ये रीजेंट क्या करता है, ये TBS ग्रुप के डिप्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, सिलिकॉन जिसमें होता है। फ्लोराइड आयन इज वेरी अफर्मेटिव टुवर्ड सिलिकॉन। फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके प्रति होती है, सिलिकॉन की। तो TBS ग्रुप के रिमूवल के लिए TBF का इस्तेमाल किया जाता है। तो TBF हम इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि वो OTBS ग्रुप को हटा देगा। पैलेडियम हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, ये बेंजाइल ग्रुप के डिप्रोटेक्शन के लिए होता है, ये इसको क्लीव करेगा। PTSA मिथेनॉल पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये एसिडिक ग्रुप है। और एसिडिक ग्रुप ये जो है, ये कौन सा कार्बन है, ये एसिटल है, और एसिटल आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो PTSA का नहीं कर सकते, तो केवल क्या बचा, मर्कुरिक, जो कि एक लुइस एसिड है। लुइस एसिड क्या करेगा, जो सल्फर का लोन पेयर है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, Hg2+ पे। और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, मतलब इसने कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा है, ये सल्फर सल्फर यही है ना, कुछ ऐसा, मैं पूरा नहीं बता रहा आप। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे Hg2+ आया, इस सल्फर पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बस यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये वाले बॉन्ड।
तो यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आगे चल के दोनों ग्रुप रिमूव होके क्या दे सकते हैं हमको, है ना, अनमास्क कर सकते हैं कीटोन को। तो वैसे भी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखिए ये 12th का सवाल है, मैंने जेई वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, तो वहाँ पे तो मैं हर सेशन में ये पढ़ाता ही था। ये क्लासिक एग्जांपल है फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट डी अल्काइलेशन का। देखिए सबसे पहले क्या होगा, AlCl3 फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन है, तो कौन सा ग्रुप लगेगा, COPH ग्रुप। कहाँ लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइल ग्रुप क्या शो करेगा, +H। टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा, +I, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमें ऐसा लगता है टर्शी ब्यूटाइल का इंडक्टिव पावर ज़्यादा होगी क्योंकि बल्कि ग्रुप है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पहले आते हैं, स्टेरिक इफेक्ट बाद में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण ये डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ऑर्थो पोजिशन पे। तो मिथाइल के ऑर्थो पोजिशन पे क्या लग जाएगा, COPH। तो X इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। करना क्या है उसमें, कुछ नहीं करना, बस मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना है, COPH, और पैरा पोजीशन पे क्या लगा रहेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रहेगा। तो जो COPH टर्शरी ब्यूटाइल के ऑर्थो पे है वो तो हो नहीं सकते, तो है ना, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट कर दो। अब क्या बचा, पहला और तीसरा। पहले वाले में है ना दोनों। अब Y क्या है, ये फ्रिडलक्राफ्ट डी अल्काइलेशन है ना। ये भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था बच्चों को। होता क्या है, जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो जब आप इसे हीट करते हो, देखो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो होगा क्या, ऐसे समझो, जब इसे आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिथाइल ग्रुप COPH लगा हुआ, प्लस एक बेंजीन जिसके साथ टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो मैकेनिज्म इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए जब ये प्रोडक्ट मिला उसके बाद जब आप इसको लुइस एसिड के साथ ले रहे हो, जनरली एसिड लेते हैं बट इन्होंने क्या लिया हुआ है, AlCl3, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिथाइल ग्रुप है, AlCl3 आपको पता है एक लुइस एसिड है। तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ घुमा दूँ ऐसे, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल पे। तो देखिए इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, मिथाइल ग्रुप और AlCl3 माइनस, है ना। इस पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सॉरी हमने टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं लगाया है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप, बोलो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, इस कार्बन पर चार्ज बनेगा पॉजिटिव, और जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड टर्शी ब्यूटाइल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देके निकल लेगा। क्यों निकल लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ Me, यहाँ AlCl3 पर माइनस चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और क्या बन के निकल गया, टर्शी ब्यूटाइल कैटायन। टर्शी ब्यूटाइल कैटायन का मतलब क्या है, यही तो है, और इस पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण हाईली स्टेबल है, और हीटिंग चल ही रही है, और लुइस एसिड है ही, और बेंजीन के साथ हीट कर रहे हो आप इसको, तो ये क्या है, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसके साथ क्या मिल जाएगा आपको, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, जो कि ये था, और इसका क्या होगा, ये वापस अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन कर लेगा। कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वो होगा जिसमें टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हट गया हो, तो केवल क्या बचेगा उसमें, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, और ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ये भी इजी है। कैटालिटिक इंटरमीडिएट स्पीसीज पूछा है वैकर्स प्रोसेस। तो देखिए वैकर प्रोसेस में होता क्या, मैं पहले समझा दूं। PdL2 है ना, ये कैटलिस्ट होता है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, एल्कीन का एडिशन, तो ये बनाता है PdL2 और एक ये, तो क्या बन गया देखिए, PD इथिलीन कॉम्प्लेक्स, ये तो बनता ही बनता है। तो फर्स्ट स्टेप इज, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन।
ठीक है। तो पहला स्टेप है एल्कीन का एडिशन, तो पैलेडियम इथिलीन इंटरमीडिएट, ये तो बनता ही बनता है, तो चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में पैलेडियम इथिलीन है, सेकेंड वाले में इथिलीन है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ वाले में भी इथिलीन ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब क्या हो सकता है, ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है। अब ऑप्शन नंबर 1 या 3 में से होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर है ना, इसका पीएच स्लाइटली एडजस्ट करोगे तो वाटर या तो H2O के फॉर्म में या OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे। तो ईटा 2 से इसकी हैप्टिसिटी ईटा 1 में चेंज होगी। तो पैलेडियम के साथ क्या जुड़ गया देखिए, CH2 CH CH3 और OH है, ठीक है, ये बन गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C। तो पैलेडियम के साथ जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे क्या दिख रहा है मुझे, हाइड्रोजन। तो ये क्या करा सकता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। देखिए कैसे कराएगा, इस OH को और इस मिथाइल को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ। कैसे, OH को यहाँ कर देता हूँ और मिथाइल के CH2 और H को मैं यहाँ कर देता हूँ, तब आपको क्लियरली दिखेगा। ये पैलेडियम क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन खींच लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा देखिए, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और क्या बन जाएगा देखिए, PD CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, OH, ये क्या कहलाता है, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर ये क्या करेगा, विनाइल एल्कोहल एलिमिनेट हो जाएगा। तो विनाइल एल्कोहल एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, रिडक्टिव एलिमिनेशन फाइनल स्टेप होगा। तो क्या क्या इंटरमीडिएट बन रहा है ये देखिए, तो इथिलीन बन रहा है, उसके बाद क्या बना, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, विनाइल एल्कोहल, PD विनाइल एल्कोहल 1 और 3 में देखना है ना, बीटा विनाइल एल्कोहल। और एक क्या बना है, पैलेडियम बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल। हाँ, ये जो कंपाउंड है ना, ये क्या है, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी, और CH3 ग्रुप के साथ क्या था, मिथाइल, तो उसका हम नाम दे सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल का है उन्होंने, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल। इथाइल क्यों कहा है, तो बेसिकली इथाइल इन्होंने शायद इसलिए कहा है क्योंकि अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल क्यों कहा है, तो अब हो सकता है CH2CH ग्रुप है इसलिए इन्होंने इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल कहा हो। आई एम नॉट सो श्योर कि इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी इथाइल क्यों है, इसका नाम बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल होना चाहिए, मोर सुटेबल है। पर एनी हाउ 1 और 3 में चूज करना है तो पैलेडियम डाइऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स तो कभी बनेगा ही नहीं, है ना, ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता पैलेडियम, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐड हो ही नहीं रहा वैकस प्रोसेस में। क्या ऐड हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है, विनाइल एल्कोहल, और यही टोटोमराइज होकर क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें विनाइल एल्कोहल एक कैटलिस्ट है, हाइड्रोक्सी इथाइल ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, और पैलेडियम इथिलीन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा है इन्होंने, गिवन द ट्रायल वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम हैविंग पोटेंशियल द वेरिएशनली ऑप्टिमाइज्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड विद द पैरामीटर। तो देखिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है वो है 12m⍵² और ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपके सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की है। और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो वेव फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर n इंटू e⁻⁴ x²/2, ठीक है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, कहीं कहीं α x²/2 भी लिखते हैं, कहीं कहीं α(x²) भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। अब हमको एक ट्रायल फंक्शन दिया है फाई, है ना, और क्या पूछा है, द वेरिएशनली ऑप्टिमाइज्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिस्टम की कब मिलेगी, जब ये पैरामीटर ए और बी क्या हो। तो देखिए वेरिएशन थ्योरम क्या कहती है, वेरिएशन थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई हम एक ट्रायल फंक्शन चुनते हैं फाई और उसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं एनर्जी लेट्स से एप्सिलॉन EI, तो वेरिएशन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायल फंक्शन से चुनी गई एनर्जी या कैलकुलेट की गई एनर्जी हमेशा या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी उसकी ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी की। तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हम अपने ट्रायल फंक्शन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि इसकी एनर्जी किसके क्लोज हो, एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी के,
मतलब जो एक्चुअल मॉडल है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, उसकी एनर्जी के जितना पास होगा ये ट्रायल फंक्शन उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। तो ये कब होगा? जब एनर्जी मिनिमम हो कि जब एनर्जी मैक्सिमम हो? मिनिमम, क्योंकि एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो ये एक्चुअल एनर्जी से उतना दूर जाएगी। तो हम चाहेंगे कि हम इसको क्या करें? मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करें मतलब कम से कम करें। मिनिमम कितनी कर सकते हो? मिनिमम एग्जैक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी के बराबर कर सकते हो, बट वो इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट लेके आना। तो जितना क्लोज होगा, जितनी कम होगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे पास दो पैरामीटर हैं। तो अब आप ये जो ट्रायल फंक्शन देख रहे हो फाइव, ये क्या है? ए ई इंटू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस बीटा एक्स। अब ये वाला जो है ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है डेल्टा फंक्शन का, क्योंकि डेल्टा फंक्शन जो होता है वो है ना ओरिजिन पे नॉन जीरो होगा, वेयर एज एवरीवेयर इट इज जीरो, है ना। तो ये सोल्यूशन है डेल्टा फंक्शन का। तो और डेल्टा फंक्शन छोड़ो, आप तो ये सोचो कि वैसे भी हमको क्या करना है? एनर्जी मिनिमम रखनी है। तो हमारा जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो तो केवल इतना पार्ट है जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का है ना। बस वहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू था और यहाँ कोई एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा। ये एक्स्ट्रा कस्प पार्ट बोलते हैं इसको, जो कि बेसिकली एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? डिके करेगा। तो ऑब्वियसली अगर हमें अपना फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। और इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी? जब बी की वैल्यू क्या हो? जीरो। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी की वैल्यू जीरो है। तो देखिए, तो वेरिएशन थ्योरम पता होना और वेरिएशन थ्योरम के पता होने से उसका एग्जीक्यूशन करना, उसे एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, दो अलग अलग बातें। ऐसा थोड़ा ना ये चीज़ें हमको पता नहीं थी, पर मुझे नहीं लगता कि आपने इसको उस तरीके से सॉल्व किया भी होगा। तो इसलिए पता होना एक अलग बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना वो एक डिफरेंट बात है। ठीक है, ये वैसी बात है बेटा, मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों को चाय बनाना आती है? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बताइए बताइए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हमें क्या पता चल रहा है। नॉर्मली ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोगों को चाय बनाना आती है? तो मुझे श्योर है कि जितने लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को 99% लोगों ने तो हाथ उठाया होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कितने लोगों को कमाल की चाय बनानी आती है, मतलब एक बार पिए मज़ा आ गया, परफेक्ट नियर परफेक्ट चाय, मज़ा आने वाली चाय, कमाल की चाय बनानी किसको आती है ना? अब हाथ नहीं उठे होंगे। जैसे पहले 100 में से 100 लोगों के हाथ उठे होंगे, तब देख के 4-5 के उठे होंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती भी हो। और वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। समझ में आया? तो पता होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उस काम कोई काम अगर आपको पता है, कोई चीज़ अगर आपको पता है तो वो आपको अच्छे से आती भी हो। तो वेरिएशन थ्योरम आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी क्वेश्चन वेरिएशन थ्योरम से आएगा तो आपको बनेगा ही। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप कमाल की चाय, मतलब समझ में आ रहा है ना? कमाल की चाय से मतलब क्या? उतना आप उतना एक्सपर्ट, कमाल के आंसर्स, कमाल का लॉजिक आपका खुद ब खुद चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 पे हम आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन में ए और बी पूछा है, क्या होगा? देखिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि एलिमिनेशन होता है तो दो मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे ए और बी, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स ए और बी रिमूव होंगे, है ना, ये आपस में कपल भी तो करेंगे। मतलब जैसे क्या होगा, देखिए, इसमें से एक तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और दो कोई दो ग्रुप रिमूव होंगे। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन का सिद्धांत ये है कि सबसे पहले तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रिमूवल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बड़े मॉलिक्यूल के रिमूव होने की। मतलब अगर कहीं मिथाइल रिमूव हो रहा है और कहीं इथाइल रिमूव हो रहा है तो कौन पहले रिमूव होगा? मिथाइल। क्यों? आसानी से निकलेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप दिक्कत से निकलेगा, है ना। तो छोटे ग्रुपों की एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी फैक्टर जिसे कहते हैं, वो किसको फेवर करता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को। दूसरा, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल को अलग होके निकल के अलग हो जाना है। जब भी कभी रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, जैसे पी डी एक्स और वाई, और मान लो यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो किसका होगा? एक्स और वाई का। तो ऐसा नहीं कि एक्स और वाई को केवल अलग हो जाना है, एक्स और वाई को अलग होके क्या बनाना है? बॉन्ड भी बनाना है। तो यहाँ थर्मोडायनामिक्स भी काम आएगी, मतलब निकलने के बाद इन दोनों के बीच का बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग भी होना जरूरी है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना रिडक्टिव एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी भी हायर होगी। तो मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या निकाल सकते हो? पहले मैं देखा आपने मीथेन, फिर इथेन, फिर मिथाइल आयोडाइड और HI। तो मीथेन और इथेन में इथेन को तो हम चुन ही नहीं सकते, बड़े मॉलिक्यूल के रिमूव होने की प्रोबेबिलिटी कम है। साइज बड़ा होगा तो निकलना उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। तो छोटे मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो एंट्रोपी जो है वो किसका फेवर करती है? स्मॉलर मॉलिक्यूल का। अब यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन निकला, लेकिन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में। यहाँ
कार्बन और आयोडीन के बीच में, और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, आप खुद ही सोचो, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन आयोडीन तो ये तो हाईली एसिडिक होता है, आसानी से H+ दे देता है, तो ये बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वीक। उसी तरीके से कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ये भी क्या होता है, वीक। तो केवल कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो मीथेन के रिडक्टिव एलिमिनेशन होने की लाइक्लीहुड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बी ऑप्शन देख के ही मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि क्या मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव कैटलिस्ट इन जैकोब्सन एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। बेटा ये तो चीज़ मैं ना एडमिट कर लूँगा, सही बात है, झूठ क्यों बोले, है ना। ये जैकोब्सन है, जैकोब्सन मतलब मुझे तो पता है, बट मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मुझे लगता है कि यार वैसे इतना कंटेंट है, क्यों ओवरलोड करना। शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन अच्छे से पढ़ाया था, पर ये थोड़ा इन्होंने एक स्टेप और आगे सोचा, जैकोब्सन एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन का एक्टिव कैटलिस्ट पूछा। अब देखो, आपको अगर इतना तो पता होना चाहिए कि जैकोब्सन एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन में जैकोब्सन जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, वो एक मैग्नीज सलेन कॉम्प्लेक्स होता है। अभी सलेन क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। सलेन मतलब SAL सैलिसल डिहाइड से, और EN इथिलीन डाई अमीन से, इन दोनों से मिलकर बनता है। ये कॉम्प्लेक्स सलेन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और कैसे बनेगा, तो आप देखोगे बेंजल डिहाइड क्या होता है, सॉरी सैलिसल डिहाइड क्या होता है, सैलिसल डिहाइड होता है CHO और OH। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, मैग्नीज के साथ। और इथिलीन डायमीन में दो नाइट्रोजन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, मैग्नीज के साथ। और डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे Cl होता है। ठीक है, और कुछ कुछ लिगेंड्स होते हैं जो इस तरीके से जुड़े होते हैं। पर एक्टिव कैटलिस्ट मैग्नीज सलेन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें मैग्नीज OONN डाई एनायनिक लिगेंड होता है इसमें। और ये अगर आपको सलेन कॉम्प्लेक्स पता होगा तो आप निकाल सकते हो सैलिसल डिहाइड और इथिलीन डायमीन से। तो मैग्नीज के साथ जो कोऑर्डिनेट करेंगे, दो नाइट्रोजन करने चाहिए और दो ऑक्सीजन करने चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि चारों नाइट्रोजन है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉन्ड वेज पर बने और आपको एसिमेट्रिक चाहिए। एसिमेट्रिक में इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो कायरल ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तीसरा वाला ऑप्शन हो सकता है, एक वेज पर एक डैश पर है, नो POS नो COS, तो ये एसिमेट्रिक भी है और दो नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। चौथा वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चारों क्या है, नाइट्रोजन है, ये नहीं हो सकता। तो इसको कर सकते थे आसानी से अगर बस आपको ये पता हो कि जैकोब्सन कैटलिस्ट क्या होता है। ये एक मैग्नीज सलेन कॉम्प्लेक्स होता है। सलेन मतलब सैलिसल डिहाइड और इथिलीन डायमीन का मिक्सचर। ठीक है, वहां से आप इसको निकाल सकते थे, बट इतना पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो इतना देखिए, आज हमने कर लिया 60 से लेकर 75 तक 15 क्वेश्चन हमने किए। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो कल के दिन मैं आपको हो सका तो पूरा 76 से लेके 120 तक का डिस्कशन कर लूँगा। सोचा तो था मैंने 2 पार्ट में करने का, बट मुझे लगता है शायद 3 पार्ट में जाएगा। बट प्लीज़ बियर विथ मी, इट्स है ना, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि 25 क्वेश्चन हो जाए, पर टाइम परमिट अभी नहीं कर रहा। बट नो वेज, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं पूरे इसके सॉल्यूशंस आपको एक साथ अपलोड कर दूं, 2 ही पार्ट में इसको मैं फिनिश करूं। आज मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है समझने पे, तो उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will be very happy to make a dedicated video on that topic. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।